गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। स्कूल सॉल्यूशन चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको आज इस वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ उस चीज़ को मैं पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सीरीज़ 3 है और इसके पहले सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 में मैंने पढ़ाया था। सबसे पहला वाला जो सीरीज़ था उसमें मैंने पढ़ाया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और उसी अध्याय में जो पहला उप अध्याय था फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, उसे भी पढ़ाया जा चुका है। और आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, उस चीज़ को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको रेगुलर वीडियो मिल सके, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यदि आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज के मानचित्र में आप देखते हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। यानी कि उसको हम लोग जर्मनी के नाम से पहचानते हैं, इटली कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे। बहुत सारे मतलब उनका जो ये कैटेगरी जो किया गया था, बटा हुआ था, वो राजशाहियों में बटा हुआ था, डचियों में बटा हुआ था, कैंटनों में बटा हुआ था, जिनके शासकों के अपने अपने क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। जहाँ तक यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट था और मिडिल पार्ट था, वो राजतंत्र वहाँ पे चलाया जाता था, और इन इलाकों में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। उनकी अपनी एक सामूहिक पहचान नहीं होती थी, उनकी एक समान संस्कृति नहीं होती थी। अक्सर वे लोग क्या करते थे कि अलग अलग टाइप के भाषा बोलते थे और विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। हालांकि देखा जाए तो हमारे देश में भी बहुत तरह की भाषाएं लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी भारत को हम लोग एक ही मानते हैं। ये एक हमारे देश की एक खूबसूरती है कि इतने सारे भाषा बोली जाती है, इतने तरह के लोग रहते हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं हमारे देश में, फिर भी हमारा देश एक है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि ऑस्ट्रिया हंगरी पे शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जन समूहों को जोड़कर बना हुआ था। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रिया और हंगरी जो कि एक आज अलग देश है, उस पे एक हैब्सबर्ग साम्राज्य का शासन चलता था, और वहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों को, अलग अलग जन समूहों को जोड़कर बनाया गया था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेनटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल किया गया था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा थे। तो कुलीनों का जो समाज था वहाँ पे सबसे ज़्यादा जर्मन भाषा बोली जाती थी। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लाम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। जबकि देखा जाए तो हैब्सबर्ग साम्राज्य में कुछ ऐसे भी जगह थे जहाँ पे इटली की भाषा लोग बोलते थे, इतालवी भाषा बोलते थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि शेष लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। बिल्कुल अपने देश की तरह ही था, जैसे कि अपने देश में अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था, जबकि देखा जाए तो पोलिश भाषा का प्रचलन गालिसिया में था।
इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैब्सबर्ग साम्राज्य जो था तो उसके सीमा रेखा के भीतर, जहाँ पे उनकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री जहाँ पे थी, तो सीमा रेखा के भीतर भारी संख्या में खेतीहर लोग रहते थे और वे लोग बहुत ही दयनीय अवस्था में जीवन यापन करते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक लिखा हुआ है, और कार्निओला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। तो ऐसे लोग जो मैंने अभी बताया, ये लोग काफ़ी अधीन अवस्था में जीवन यापन करते थे। ऐसा फ़र्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। तो देश में इतना ज़्यादा अगर फ़र्क रहेगा, इतनी ज़्यादा मतलब विभिन्नता रहेगी, तो इससे राजनीतिक एकता कायम करना मुश्किल था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि यूरोप के साथ देखिए ये कितनी बड़ी समस्या है कि अलग अलग अगर भाषा के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग अगर रहते हैं तो बहुत ही मुश्किल था राजनीतिक एकता कायम करना। लेकिन सोचिए अपने देश के बारे में कि हमारे देश में क्या है। हमारे देश में भी अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग पहनावों के लोग, अलग अलग सोच के लोग रहते हैं, और फिर भी हमारा देश एक है। यद्यपि देखा जाए तो समय समय पर हमारे देश में भी तनाव उत्पन्न होते हैं, लेकिन फिर भी जब देश के हित की बात आती है तो सभी लोग एक हो जाते हैं। ऐसा फ़र्क राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने वाला नहीं था। तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। तो ये था कि जो अलग अलग समूह में लोग जो बटे हुए थे, उनको आपस में बांधने वाला तत्व अगर था तो केवल सम्राट यानी कि वहाँ के राजा के प्रति उनकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? किस तरह से लोगों ने समझा कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्र राज्य के विचार हमारे अंदर भी होने चाहिए, ये कैसे उत्पन्न हुआ, इस चीज़ को हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि लिखा हुआ है कि कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। टॉपिक का नाम है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। तो कुलीन वर्ग जैसे कि राजा वाला वर्ग होता था, तो ये तो यूरोप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था, सबसे ज़्यादा प्रभुत्व उसका था और सबसे ज़्यादा जागीरों का मालिक भी था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। देखा जाए तो कुलीनों का ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन होती थी, ज़मीन जायदाद होता था, और शहरी क्षेत्र में उनके अपने महल बने होते थे, हवेली बने होते थे, वहाँ के मालिक होते थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। जैसे कि हम लोग अपने यहाँ अपने देश में राजनीतिक कार्यों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल काम के लिए या उच्च वर्ग के बीच जो भाषा चलती थी वो फ्रेंच भाषा थी। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मगर वो शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। देखा जाए तो पावरफुल तो था, लेकिन उनकी जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या कम ही थी। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। देश के पश्चिमी भाग जो था, तो देश के पश्चिमी भाग में ज़मीन पर जो लोग काम करते थे, दूसरे की ज़मीनों में जो काम करते थे, तो वहाँ पे किराएदार और छोटे काश्तकार लोग खेती करते थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में विशाल भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे, यानी कि गुलामों के द्वारा खेती कराई जाती थी बड़े बड़े खेतों में।
पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास, वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। जैसे जैसे पश्चिमी और मध्य यूरोप के में औद्योगिक उत्पादन किया गया, उद्योगों की बढ़ोतरी की गई, बिजनेस बढ़ाया गया, तो इससे क्या हुआ कि शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ था। तो ये बाजार में मतलब जितना ही उत्पादन होता था ये उद्योग धंधों में, कल कारखानों में, तो उसी से बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ था, अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ था। मतलब ये उद्योग धंधे ऐसे थे कि जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतना ही उनकी खपत होगी, उनका अस्तित्व बचा रहेगा। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में प्रारंभ किया गया। 18वीं सदी के जो सेकंड पार्ट था वो उसमें प्रारंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई तब फ्रांस और जर्मनी में हुआ था, लेकिन इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई थी। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए और श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक हालांकि देखा जाए तो छोटा मोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। जैसे जैसे मतलब कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई, इसके बाद शिक्षित वर्ग की, उदारवादी वर्ग की राष्ट्रीय एकता के विचार उन लोगों के बीच में उत्पन्न हुआ, शिक्षित लोगों के बीच में उत्पन्न हुआ, उदारवादी लोगों के बीच में उत्पन्न हुआ। जैसे कि राष्ट्रीय एकता के सूत्र में हमें बंधना चाहिए, वैसे विचार लोगों के दिमाग में आने लगे। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में देखा जाए तो 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े हुए थे। यहाँ उदारवाद का जो सेंस है वो भारत के ये जो क्रांति जो हुई थी, हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन जो किया जा रहा था, जिसमें उदारवादी ये क्रांतिकारी होते थे और एक उग्रवादी होते थे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ के क्रांति के हिसाब से उदारवादी कहा गया उन क्रांतिकारियों को जो अहिंसक तरीके से देश को आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ अलग अर्थ हैं। तो उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पे आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। तो नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। मैंने कहा ना कि उदारवाद का अर्थ यहाँ अलग होगा, समय समय के हिसाब से, बदलते समय के परिवेश में इन शब्दों का जो अर्थ होता है वो भी बदलते रहता है। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। तो फ्रांस की जब क्रांति हो गई तो क्रांति के बाद क्या हुआ कि उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार बननी चाहिए, उसका वो पक्षधर था। वो चाहता था कि पादरी वर्गों के विशेषाधिकार समाप्त हो जाए, निरंकुश शासन समाप्त हो जाए। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व के अनिवार्यता पर भी बल देते थे। वो ये भी कहते थे कि निजी संपत्ति के जो स्वामित्व है ये भी अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि लोगों के पास अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। मतलब ये नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का जो उन्होंने कहा बात
कि तो इसके लिए मताधिकार के लिए बात कहा, यानी कि सबको मत देने का अधिकार था, ऐसा कुछ नहीं था। आप ये स्मरण कीजिए कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। पहले शुरू में कि केवल संपत्ति वाले लोग ही मतदान कर सकते थे और वो भी केवल पुरुष ही कर सकते थे। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। जो गरीब पुरुष होते थे, और महिलाओं की तो बात ही छोड़िए, महिलाएं तो बिल्कुल नहीं देती, उनको अधिकार ही नहीं मिला था मताधिकार का, तो इनको वंचित किया गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दे दिया गया था, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। लेकिन नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस ले आई। लेकिन फिर से एक बार जब नेपोलियन शासन में आता है तो वो फिर मताधिकार को सीमित कर देता है और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। ऐसा मतलब नियम बना दिया कि उसने ये सीधा सीधा कह दिया कि महिलाएं कभी वयस्क हो ही नहीं सकती हैं, वो अवयस्क ही मानी जाएंगी और उनको पिता और पति के अधीन ही रहना होगा। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए कई ऐसे विरोध आंदोलन भी चलाए थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। तो उदारवाद ये चाहता था कि आर्थिक क्षेत्र में बाजार मुक्त हो जाएं, चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, राज्य के द्वारा लगाए गए जो नियंत्रण थे, ये सब खत्म हो। और 19वीं सदी के दौरान ये काफ़ी ज़्यादा उभरते हुए मध्य वर्गों की ये जोरदार मांग थी। मध्य वर्ग में जो लोग भी थे ये डिमांड कर रहे थे कि आर्थिक क्षेत्र में ये सारे बदलाव होने चाहिए। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। नेपोलियन ने जो प्रशासनिक कदम उठाया तो उस प्रशासनिक कदम से ये हुआ कि कई ऐसे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ उसने बनाया और इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। हर राज्यों का अलग अलग अपना मुद्रा था, अलग अलग प्रणाली थी। 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। आप सोच लीजिए कि यूरोप में कितने छोटे छोटे देश हैं और उन छोटे छोटे देशों से जब कोई व्यापारी अगर जाता था किसी दूसरे जगह पे व्यापार करने के लिए तो मात्र उसको अगर हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग तक ही जाना है तो उसी में उसको लगभग 11 सीमा शुल्क देना पड़ता था। 11 बार उसे रुकना पड़ता था और उसे सीमा शुल्क देना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। तो 5% उस समय के लिए बहुत ज़्यादा था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। अब ये डिपेंड करता था कि आपके वस्तु का वजन कितना है, उसका शेप कितना है, आकार कितना है, बड़ा है या छोटा है, उस हिसाब से सीमा शुल्क लगाया जाता था। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तौल व्यवस्था थी अतः हिसाब लगाने में भी समय लगता था। मैंने इसके पहले ही बताया था कि हर जगह का अलग अलग नाप तौल था। जैसे एक सपोज दैट हमारे यहाँ के 1 किलो को 1 किलो अगर नापा जाए तो यहाँ पे 1 किलो हो गया, दूसरे देश में गया तो वो भी 1-1 किलो है लेकिन वहाँ का नाप कुछ कम हो गया, है ना। तो हर जगह के नाप तौल अलग अलग था। और अगर एक कपड़ा, जैसे कि यहाँ पे भी उदाहरण दिया हुआ है कि मसलन कपड़े को नापने का एक पैमाना एले था। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मीटर से मापते हैं कपड़े को, तो वहाँ पे एले था जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। अब किसी देश में एले का जो माप था वो कुछ और था, किसी देश में एले का जो माप था वो कुछ और था। अगर एक एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट से में ख़रीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था और मेंज में वो 55.1 सेंटीमीटर हो जाता था।
न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। अब आप सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा मतलब इसमें डाइवर्सिटी था, कितनी विभिन्नता थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर था नाप तौल की प्रणाली में। ये तो जस्ट वैसे ही हो गया कि हम अपने यहाँ तौलाते हैं और दूसरे जगह गए तो वहाँ पे कुछ और ही वजन हो गया। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। तो एक वाणिज्यिक वर्ग ये चाहता था कि ये जो परेशानियां जो उत्पन्न हो रही हैं, इस चीज़ को सबसे पहले बंद करना चाहिए और एक समान नाप तौल वाली व्यवस्था होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, आवागमन जो हो, लोगों का आवागमन हो या पूंजी का आवागमन हो तो वो बाधा रहित हो। 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। बिल्कुल मतलब ये संघ उसी के लिए बनाया गया था। तो जो भी अवरोधक चीज़ें थीं उसको ख़त्म कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, उससे पहले 30 से ऊपर थी। अब सोचिए, पहले मुद्रा 30 प्रकार की थी, अब 30 से 2 प्रकार की हुई, तो ये तो सचमुच बहुत ही राहत देने वाली चीज़ थी। इसके अलावा रेलवे की जाल ने गतिशीलता बढ़ाई। अब जो भी बिजनेस या लोगों का आवागमन जो होता था वो रेलवे के द्वारा होने लगा और साथ ही साथ उस समय आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक भी बनाया गया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। तो बेशक वो लहर आर्थिक ही था, लेकिन जब आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा तो उसी से क्या हुआ कि लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद की भावना जगी। कम से कम आर्थिक राष्ट्रवाद ही सही, लेकिन राष्ट्रवाद की लहर लोगों के अंदर उठने लगी। तो फिर हम लोग अगले अंक में फिर से मिलेंगे और अगले अंक में हम लोग पढ़ेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। इस टॉपिक को हम लोग अगले सीरीज़ में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।